हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, टिड्डी शब्द का बहुवचन बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है टिड्डी गण, ऑप्शन बी है टिड्डी वर्ग, ऑप्शन सी है टिड्डी दल और ऑप्शन डी है टिड्डी जन। तो टिड्डी का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो टिड्डी का बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं कि टिड्डी के अंत में क्या है, दल लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बहुवचन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टिड्डी दल। टिड्डी दल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या है कि टिड्डी में हम टिड्डी को बहुवचन बनाने के लिए इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, दल लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है समभाषा से आशय है। ठीक है, समभाषा से क्या आशय है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए बदले में उत्तर उत्तर देना, ऑप्शन बी है भाषा भाषण देना और ऑप्शन सी है मिलकर बोलना और ऑप्शन डी है वर्णन करना। तो समभाषा का आशय क्या होता है। तो समभाषा का आशय यह है कि समान भाषा, समान भाषा। समभाषा का मतलब क्या है, समान भाषा। समान भाषा यानी अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं मिलकर बोलना, मिलकर बोलना, मिलकर बोलना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दीप जले शंख बजे किस किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है बताना है। तो ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल, ऑप्शन बी है बंग महिला, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो दीप जले शंख बजे ये किसकी रचना है। तो दीप जले शंख बजे ये किसकी है, तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, इनकी और रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी और रचना क्या है। तो प्रभाकर जी की अन्य कृति क्या है। तो ये है क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, क्षण बोले क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए। दूसरा है जिंदगी लहलहाती लहलाई, जिंदगी लहलहाई, जिंदगी लहलहाई। फिर है माटी हो गई सोना, माटी हो हो गई सोना। और मांगे आंगन आंगन चौके द्वार, सॉरी महके आंगन, महके आंगन, महके आंगन चहके द्वार। ये क्या है, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की क्या है, अन्य कृतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा संयुक्त वाक्य और यहाँ पे होगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए है अनगिनत तारे, ऑप्शन बी है 50 गज जमीन, ऑप्शन सी है 2 किलो सेब और ऑप्शन डी है 10 लीटर पानी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि परिमाणवाचक में होता क्या है। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा या परिमाण का बोध होता है। क्या होता है, तो परिमाणवाचक में परिमाणवाचक में परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा मात्रा या परिमाण परिमाण का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है कि परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा या परिमाण का बोध होता है। तो हम पहले देखते हैं कि पहले इसमें दिया है कि 50 गज जमीन, इसमें क्या है, इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें क्या है 2 किलो सेब, तो इसमें क्या है परिमाणवाचक विशेषण इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 10 लीटर पानी, इसमें भी क्या है परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन ये
ऑप्शन नंबर ए में अनगिनत तारे, इसमें क्या है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि अनगिनत तारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ये अनगिनत तारे यहाँ पे लिखा है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा, इसमें क्या होगा, और इसमें होगा कि इसमें क्या है, अनगिनत लिखा है तो इसमें क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, अनिश्चित अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, संख्या का बोध बोध करा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग बताना है कि कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन ए है अनानास, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है सब्जी, और ऑप्शन डी है बुंदेली। तो स्त्रीलिंग इसमें बताना है, तो इस स्त्रीलिंग इसमें क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, सॉरी स्त्रीलिंग हमको बताना है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि चिल्का झील क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, सब्जी भी क्या है, स्त्रीलिंग है। बुंदेली भी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। अनानास क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अगला है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए बधु, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है उस, और ऑप्शन डी है पिता। तो सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है इसमें, तो ये है कि जनता क्या है, ये जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जनता सब कुछ जानती है, तो ये क्या है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, यहाँ पे खाली स्थान है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार और तथा, यहाँ पे भी खाली स्थान है, बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, हमको भरना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें होगा कि इसमें होगा में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा कि शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार। यहाँ पे क्या होगा, शब्द अलंकार शब्द अलंकार बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार तथा अर्थालंकार अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार अलंकार के भेद के बारे में बात करते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के भेद तीन होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है शब्दालंकार शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभय अलंकार। ये क्या होते हैं, ये अलंकार के भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। ठीक है, यमुना शब्द का हमको समानार्थी अर्थ बताना है कि कौन सा समानार्थी अर्थ, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए कृष्णा सूर्य सुता तटिनी, ऑप्शन बी है कालिंदी कृष्णा सूर्य सुता, ऑप्शन सी है अबुद्ध कालिंदी सूर्य सुता, और ऑप्शन डी है तरंगिणी तटिनी कालिंदी। तो यमुना का क्या है, समानार्थी शब्द बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो यमुना का समानार्थी शब्द बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा कि यमुना का समानार्थी क्या होता है, यमुना का क्या होता है कि हमको यमुना का समानार्थी शब्द बताना है। तो क्या होता है, कालिंदी होता है, कालिंदी, यमुना, सूर्य सुत सूर्य तनया सूर्य तनया सूर्य सुता, सूर्य सुता कृष्णा तथा अर्कजा। ये सब क्या होता है, ये सब यमुना का समानार्थी शब्द होता है। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कालिंदी कृष्णा सूर्य सुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति को का अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। तो ऑप्शन है जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
ऑप्शन बी है चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। ऑप्शन सी है तलवार का खेत हरा नहीं होता। और ऑप्शन डी है आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं, क्या है ये जिसके लिए ये उचित वाक्य होगा, उचित लोकोक्ति होगा, वो कौन सा है? तो वो है तलवार का खेत हरा नहीं रहता। ठीक है, तलवार का खेत हरा नहीं था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है तुलसी तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसी मन मंदिर में विहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? ठीक है, हमको बताना है कि यह जो पंक्ति है वो किस अलंकार से अलंकृत है। तो ऑप्शन ए पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन बी है मानवीकरण, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी है रूपक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तुलसी मन मंदिर में बिहरे पंक्ति में क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है। यहाँ पे जो मन मंदिर का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या है कि इसमें उपमेय में क्या हो रहा है? उपमान के निषेध रहित आरोप का बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इसमें हो रहा है हमारा कि इसमें उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप का बोध हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो ऑप्शन ए वर्षा हुई, ऑप्शन बी वर्षा अभी अभी हुई, ऑप्शन सी शायद वर्षा हुई होगी और ऑप्शन डी कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो वाक्य में सामान्य भूतकाल का वाक्य क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वर्षा हुई, ये क्या है? ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से, यहाँ पे खाली स्थान है, शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तुमको बताना है कैसा शब्द बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है वचन और ऑप्शन डी है भाववाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा क्या? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनाया जाता है? तो ये भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। भाववाचक भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है पुरुषवाचक सार्वनामिक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो कोई सज्जन बुला रहा है, इसमें क्या है? इसमें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें अनिश्चयवाचक क्या है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कोई है, कोई क्या है? कोई क्या है? यहाँ पे अनिश्चित है कि कौन बुला रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अगला है बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधि पर आधारित है? बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधि पर आधारित है? तो ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी एकांकी और ऑप्शन डी है कहानी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिना दीवारों का घर, ठीक है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की क्या है? ये नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ठीक है, पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है घमंड दिखाना, ऑप्शन बी है हद कर देना, ऑप्शन सी है शांत होना और ऑप्शन डी है अशांत होना। तो पारा न उतरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा अशांत होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? ठीक है, सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है कर्णिका, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है श्री और ऑप्शन डी है बागेश्वरी। तो सरस्वती शब्द का कौन समानार्थी शब्द नहीं है, वो हमको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरस्वती का समानार्थी शब्द कौन कौन सा होता है। तो ये होता है शारदा, शारदा, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, वागीश्वरी, वागीश्वरी, वीणा पाणी
वीणा, पाणी, भारती, गिरा, गिरा, ब्राह्मी, ब्राह्मी, महाश्वेता, महाश्वेता, कणिका, कणिका, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी और भाषा, वाक और वागीश, वागीश। ये सब क्या है? ये सब सरस्वती के समानार्थी शब्द हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा, कौन नहीं है सरस्वती का? तो ये है श्री नहीं है। ठीक है, श्री क्या है? ये नहीं है। ठीक है, श्री किसका है? तो श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए, बेफिजूल मत झगड़ो। ऑप्शन ए, बेफिजूल मत झगड़ो। ऑप्शन बी है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ऑप्शन सी है, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। और ऑप्शन डी है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य है कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, ओह खाली स्थान है बहुत कठिन, ओ खाली स्थान है बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है कि क्या होगा? तो यहाँ पे ओह लिखा है, तो ओह क्या होता है? ये ओह किसका प्रतीक होता है? तो ये विस्मय बोधक क्या है? वाक्य में आता है। तो कौन सा विस्मय बोधक यहाँ पे चिन्ह लगेगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, अगला यहाँ पे खाली स्थान है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। हमको बताना है कि कौन सी पंक्ति है जो यमक अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है, सूरज है जग का बुझा बुझा। ऑप्शन बी है, खग कुल 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 सा बोल रहा। ऑप्शन सी है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है। और ऑप्शन डी है, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्या है पंक्ति है जो यमक अलंकार नहीं है? ठीक है, यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये क्या है? ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, मानक वर्तनीय के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनीय के आधार पर शुद्ध शब्द हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए, मृत्यु दंड। ऑप्शन बी है, मृत्यु दंड। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें हमको लिखना है कि मृत्यु दंड वर्तनीय रूप से शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो मृत्यु दंड कैसे लिखा जाएगा? तो मृत्यु दंड ऐसे क्या है वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आशुवाक। ऑप्शन बी है वाक्यांश। ऑप्शन सी है लोकोक्ति। और ऑप्शन डी है मुहावरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो वह क्या होता है? वह मुहावरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, सॉरी डी सही होगा। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक है, बेल का हमको बहुवचन बताना है कि बेल का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए है बेला। ऑप्शन बी है बेले। ऑप्शन सी है बेलों। और ऑप्शन ए बेला। तो बेल का बहुवचन क्या होगा? तो बेल शब्द का बहुवचन होगा बेलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री में से एक होने के को आधुनिक कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाता है जाना जाता है से भी। तो हमको बताना है कि किसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए मधु कपिला। ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान। और ऑप्शन डी है मृदुला गर्ग।
तो किसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये है महादेवी वर्मा जी को क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है? तो ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी है संधि विच्छेद, ऑप्शन सी है व्यंजन और ऑप्शन डी है स्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो या विकार होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है वर्ण, फिर वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद यहाँ पे खाली स्थान है, फिर वाक्यांश, और तो यहाँ पे भरना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे एक जगह और छूट गया है, हम उसको सही कर देते हैं। तो वाक्यांश के बाद भी यहाँ पे डैश डैश है। ठीक है, यहाँ पे भी भरना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। उससे बड़ी इकाई क्या होती है? तो उससे बड़ी इकाई शब्द होती है। ठीक है, शब्द, उससे बड़ी इकाई क्या होती है? शब्द से बड़ी इकाई क्या होगी? तो पद होगा। ठीक है, पद होगा। फिर फिर क्या होगा? वाक्यांश होगा। वाक्यांश के बाद क्या होगा? वाक्यांश, और सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? तो वाक्यांश के बाद होगे वाक्य। ठीक है, वाक्यांश के बाद क्या होगा? वाक्य होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा पद और वाक्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, खाली स्थान है यहाँ पे, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी पंक्ति है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन है देखी फूल सी बच्ची, ओ सॉरी देखिए फूल सी बच्ची, ऑप्शन बी है चरण कमल बंदे हरिराई, ऑप्शन सी है नवजीवन दो घनश्याम हमें, और ऑप्शन डी है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो ये होगा, इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इसमें क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें तो वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? ठीक है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता, हमको बताना है। तो ऑप्शन है रिपु, ऑप्शन बी है लहू, ऑप्शन सी है रुधिर, और ऑप्शन डी है शोषित। तो रक्त का समानार्थी शब्द सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से रक्त के समानार्थी शब्द होते हैं। तो रुधिर होता है, रुधिर, लहू, लहू, शोषित, शोषित नहीं शोणित होगा, शोणित, खून, खून, लोहित, लोहित, लोहू आदि, ये सब क्या है? ये सब लहू के, और सॉरी रक्त के समानार्थी है। तो कौन इसमें नहीं है रक्त का समानार्थी? कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। रिपु क्या है? ये रक्त का समानार्थी नहीं है। ठीक है, अगला है, मैला आंचल के लेखक कौन है? ठीक है, मैला आंचल के लेखक कौन है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है देवराज, ऑप्शन सी है चतुर्सेन शास्त्री, और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो मैला आंचल लेखक के लेखक इसके कौन है? मैला आंचल के, तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है। ठीक है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए निजी पत्र, ऑप्शन बी सरकारी पत्र, ऑप्शन सी व्यावसायिक पत्र, और ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र। तो क्या कहते हैं उसे? तो क्या उसे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनीय का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें अशुद्ध कौन लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तनीय रूप से अशुद्ध कौन लिखा हुआ है? तो स्वयंभू, स्मृति, ऑप्शन सी है स्वच्छंद, और ऑप्शन डी है स्वाति। तो इसमें वर्तनीय रूप से अशुद्ध क्या लिखा है? तो इसमें वर्तनीय रूप से अशुद्ध यहाँ पे गलत है, स्मृति ऐसे यहाँ पे है। ये ये क्या होगा? ये वर्तनीय रूप से अशुद्ध है, और इसका शुद्ध होगा स्मृति, ये शुद्ध होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया था। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है,
देहलता में समास है। देहलता में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्री और ऑप्शन डी कर्मधारय है। तो देहलता में कौन सा समास होगा? ठीक, तो कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देह की तुलना किससे की जा रही है? तो लता से की जा रही है। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि देह की तुलना से की जा रही है, लता से की जा रही है। लता से की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देह क्या है? उपमेय है, तथा लता क्या है? उपमान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? देह क्या है? देह क्या है? यहाँ पे उपमेय है, और यहाँ पे लता क्या है? उपमान है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है बनावट, ऑप्शन सी है छाता, ऑप्शन सी है सूर्य और ऑप्शन डी है अमरूद। तो इसमें कौन पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें बनावट क्या है? ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, बनावट क्या है? ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। तो ऑप्शन ए उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, ऑप्शन बी उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ऑप्शन सी है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, और ऑप्शन डी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसमें वाक्य में कौन सा शुद्ध रूप होगा? तो ये होगा कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, सॉरी, आशंका है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे, इस वाक्य में क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आंसू का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? ये उपमेय, उपमेय यहाँ पे है। आंसू, आंसू क्या है? उपमेय है। ठीक है, आंसू उपमेय की समानता किससे की जा रही है? तो मोती से की जा रही है। ठीक है, उपमेय की समानता मोती से की जा रही है, और मोती क्या है? ये उपमान है। उपमान है। ठीक है, मोती क्या है? उपमान है। तो किससे की गई है आंसू की समानता? आंसू की समानता किससे की गई है? तो ये मोती से की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा उपमान अलंकार। अगला है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें कहाँ पे इसमें रेखांकित शब्द छूट गया है, हम इसको रेखांकित कर देते हैं। तो यहाँ पे है उप प्रधानाचार्य के नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, तो हमको बताना है कि उप प्रधानाचार्य में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किस उपसर्ग कोटि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए तत्सम उपसर्ग, ऑप्शन बी तद्भव उपसर्ग, ऑप्शन सी है विदेशज उपसर्ग, और ऑप्शन ए देशज उपसर्ग। तो यहाँ पे उप प्रधानाचार्य शब्द में क्या है? तत्सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोटि का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है। ठीक है, शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? वो हमको बताना है। वो विरहणी वर्तनीय रूप से शुद्ध कैसे लिखा जाता है, हमको बताना है। तो कैसे लिखा जाता है? तो ये होगा, इसका होगा कि विरहिणी होता है, विरहिणी होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, हमको बताना है। तो ऑप्शन है देवकीनंद खत्री, देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी है शरद चंद्र, और ऑप्शन सी है गोपाल राम गहमरी, और ऑप्शन डी है कौशिक। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि कौन नहीं है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है पंत, और ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आधुनिक काव्य के छायावादी कवि कौन नहीं है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये आधुनिक
काव्य के छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, काली मिर्च में कौन सा समास है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो काली मिर्च में कौन सा समास होगा, इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। ठीक है, हमको बताना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में क्या है, वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है र व्यंजन है। ठीक है, र व्यंजन होता है, र व्यंजन क्या होता है। तो ऑप्शन ए है पार्श्विक, ऑप्शन बी है लुठित, ऑप्शन सी है उच्छित और ऑप्शन डी है उष्म। तो र व्यंजन क्या होता है, तो र व्यंजन पार्श्विक होता है। पार्श्विक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, पार्श्विक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है स्ववर्ण है। ठीक है, हमको बताना है कि स्ववर्ण क्या है। तो ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है दंत और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो स्ववर्ण क्या है, तो स्ववर्ण का अगर हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये स्ववर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा, तो ये तालु से होगा। अगर हम स्ववर्ण का उच्चारण करेंगे तो हम ये उसका उच्चारण कहाँ से होगा, तो ये तालव्य से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्म में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ठीक है, सही अर्थभेद का चयन करना है। तो मणि मणि इसमें बताना है कि इनका सही अर्थभेद कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन तो मणि का अर्थ क्या होता है और मणि का अर्थ, इसमें दो है तो इसमें इन दोनों का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसमें इसका अर्थ क्या होगा, मणि का अर्थ क्या होगा, तो मणि का अर्थ होगा रत्न। रत्न क्या होगा, मणि का अर्थ होगा। और इस मणि का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा सांप। इसका अर्थ होगा सांप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा रत्न और यहाँ पे ये गलत है, सांप होगा, यहाँ पे सौंप लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का कौन उदाहरण है। तो ऑप्शन है अन्वेषण, ऑप्शन बी है जगन्नाथ, ऑप्शन सी है उद्गम और ऑप्शन डी है निर्यात। तो इसमें स्वर संधि किसमें है, हमको बताना है। तो स्वर संधि किसमें होगा इसमें, तो अन्वेषण में क्या है, ये स्वर संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा अनु अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण। इसमें क्या है कि इसमें उ और ए के मेल से क्या बन रहा है, वे बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा संधि होगा, तो ये स्वर संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वर संधि का ये कौन सा है, तो ये यण संधि है। स्वर्ण संधि में ये यण संधि है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, अशुद्ध वाक्य हमको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है हाथी मोटा है, ऑप्शन बी हाथी मोटी है, ऑप्शन सी है यह भोजन 10 आदमियों के लिए है और ऑप्शन डी है लड़के ने पत्र लिखा। तो इसमें हमको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या होगा, तो हाथी मोटी है, इसमें क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसमें अशुद्ध वाक्य, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती। मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बताना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन है तोता चना बाजे घना, ऑप्शन बी है बड़े के कान होते हैं आंख नहीं, ऑप्शन बी है बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं और ऑप्शन सी है ओठों ओठों निकली कोठों चढ़ी। ऑप्शन डी है कखरी में लड़का गांव गोहार। तो मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, इस वाक्यांश के अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सा होगा, तो मुंह से निकली बात ये क्या होगा, तो ओठो निकली कोठो चढ़ी। ओठो निकली कोठो चढ़ी, ये क्या है, ये उपयुक्त लोकोक्ति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है
निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है? ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है? तो ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है स्वयं और ऑप्शन डी है हमारा। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस में है? तो कौन सा होगा? तो ये होगा स्वयं, क्या है ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही होगा। जैसे अगर हम इसका उदाहरण लिखेंगे तो वह अपना काम स्वयं करता है, वह अपना काम स्वयं करता है। तो इसमें क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी है अ, ऑप्शन सी है अन और ऑप्शन डी है अल। तो अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अलबत्ता में क्या होगा? अलबत्ता में कौन सा होगा? तो ये अल उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दूर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? ठीक है, दूर उपसर्ग समूह किस उपसर्ग किस शब्द समूह में है? तो ऑप्शन है दूरावस्था, दूरावस्था, ऑप्शन बी है दुर्दशा, सॉरी, ऑप्शन है दुरावस्था, दुर्दशा, ऑप्शन बी है दुर्दशा, दुस्साहस, ऑप्शन सी है दुसंध्या, दुसाध्य और ऑप्शन डी है दुर्व्यवस्था। ऑप्शन ए है दुरावस्था, दुर्दशा, ऑप्शन बी है दुर्दशा, दुस्साहस, ऑप्शन सी है दुसाध्य, दुरावस्था और ऑप्शन डी है दुर्लभ, दुष्प्राप्त। तो दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? तो ये होगा कौन सा? दुरावस्था और दुर्दशा में। ठीक है, दुरावस्था और दुर्दशा में क्या है? दुर उपसर्ग लगा है। ठीक है, इसका हम क्या है, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दुरावस्था का करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा दुर प्लस अवस्था, और दुर्दशा का करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा दुर प्लस दशा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।